हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज परसेवरेंस इज नॉट अ लॉन्ग रेस, इट इज़ मैनी शॉर्ट रेसेस वन आफ्टर अनदर। यानी कि कभी भी हम बात करते हैं ना कि व्यक्ति को परसिस्टेंट रहना चाहिए अपने एफर्ट्स में, उसको दृढ़ता दिखानी चाहिए। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही चीज़ को लेके बैठे हुए हैं, उसी के ऊपर दृढ़ता दिखाया जा रहा है। आपको अपने उस एक गोल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा, छोटे छोटे चंक्स में तोड़ना होगा। जैसे कि हमें कोई एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम उस एग्ज़ाम के सिलेबस को पहले देखते हैं, फिर सिलेबस को आज के दिन में ये चैप्टर करूंगा, कल के दिन में ये चैप्टर करूंगा, फिर उनका रिवीजन करूंगा। ऐसे करके उनको तोड़ते ना, चंक्स में तोड़ा जाता है। फिर प्रीवियस ईयर पेपर देखूंगा। तो वैसे ही आपको अपना एक जो मेजर गोल है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है और फिर एक एक हिस्सा करके आपको आगे उसको कंप्लीट करते जाना है, जिसका मतलब है कि आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं दृढ़ता के साथ में। ठीक है, आप सोचेंगे कि मैं 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ लूँगा, वो पॉसिबल नहीं है। आप अपने टाइम को एक एक घंटा करके करिए, तभी पता चलेगा ना कि हाँ, व्यक्ति बहुत दृढ़ है भाई, 3 घंटे इसने डेडिकेटेडली दिए हैं, राइट। तो इसी का मतलब यही होता है परसेवरेंस, कि कोई एक लंबी रेस नहीं है, छोटी छोटी बहुत सारी छोटी छोटी रेसेस हैं इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीजीएल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। द डिस्ट्रक्शन wreaked by the floods in North India in August has evoked concern at the highest levels. बोल रहे हैं जो डिस्ट्रक्शन जो कि फ्लड्स द्वारा किया गया, कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में अगस्त के महीने में, उसने क्या किया है, उसने कंसर्न पैदा कर दिया है, चिंता पैदा करती है सबसे हाईएस्ट लेवल पर। लास्ट मंथ अ बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ हैड सजेस्टेड दैट एन एक्सपर्ट कमिटी कंडक्ट a complete and comprehensive study on the carrying capacity of the Himalayan region. बोल रहे हैं कि पिछले महीने जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ की, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं D.Y. चंद्रचूड़, उनके द्वारा संचालित एक बेंच ने ये सजेशन दिया कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जो कि कंप्लीट, पूरा और व्यापक जो है इसकी स्टडी करे, जो करंट सिनेरियो हुआ है। तो करंट कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर, हिमालयन रीजन में कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर स्टडी करे। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? Following this, the center has proposed setting up 13-member technical committee, बोल रहे हैं, और इसी का संज्ञान लेते हुए सेंटर ने क्या करा है, 13 सदस्यों की एक टेक्निकल कमेटी बनाई है। कैरिंग कैपेसिटी इज अ कैपेसिटी डिराइव्ड फ्रॉम पॉपुलेशन बायोलॉजी। अब कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या होता है, वो एक कंसेप्ट है, एक विचार है, एक कंसेप्ट है, एक आइडियोलॉजी है, जिसका जो कि पॉपुलेशन की बायोलॉजी से लिया जाता है and generally refers to the quantity of a species that can thrive sustainably in a defined ecosystem। कि ये कोई वातावरण है, इसके अंदर कितने लोग सस्टेनेबल तरीके से रह सकते हैं, उसकी जो स्टडी है, उसकी जो क्वांटिटी है, उसको बोला जाता है कैरिंग कैपेसिटी। जनरली population exceeding capacity will lead to a natural decline in numbers। अब आम तौर पे क्या होता है कि अगर सपोज करो ये एरिया है, इसके अंदर 100 लोग रह सकते हैं, ठीक है, तो 100 लोग से जैसे ही पॉपुलेशन 200 पर पहुंचती है, 300 पर पहुंचती है, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 लोगों के खाने पीने का, रहने की व्यवस्था हो सकती है। अगर 200 घुस जाएंगे तो वो क्या करेंगे, या तो एक दूसरे को मार देंगे, या फिर खाना इतना काफ़ी नहीं होगा कि वो लोग सस्टेन कर पाए, जीवित रह पाए। तो क्या होगा, धीरे धीरे करके, एक एक करके जिन लोगों को खाना नहीं मिलेगा भरपूर मात्रा में, वो मरते जाएंगे, राइट। कुछ बीमारियाँ हो जाएंगी, कुछ परेशानियां हो जाएंगी इस वजह से। तो ये एक नेचुरल कंसेप्ट है कि यूजुअली जहाँ पे पॉपुलेशन जो है उसकी कैपेसिटी से बढ़ जाती है, तो वो नेचुरली नंबर डिक्लाइन होने लग जाता है पॉपुलेशन का। as witnessed when grasslands or overgrazed or invasive species throttle existing biome। और ये कब देखा जाता है, जब ग्रासलैंड्स या फिर जो ओवरग्रेजिंग की समस्या है, या फिर उन स्पीशीज का इन्वेजन करने की जो समस्या है एग्जिस्टिंग बायोम में, जो थ्रॉटल करते हैं उनके लिए, ठीक है, तब ये स्थितियां हमने देखी हैं, right? Applying these ideas in the context of hill stations and Himalayan states। बोल रहे हैं अब अगर हम इस आइडिया को, इस कंसेप्ट को हिल स्टेशंस और हिमालयन स्टेट्स के कंटेक्स्ट में यूज करें,
the challenges between balancing rising population, infrastructural needs and the precarious जियोग्राफी बोल रहे हैं। तो अगर हम हिमालयन रेंज और इन चीज़ों के कंटेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुख्य चैलेंज है वो ये है कि राइजिंग पॉपुलेशन को बैलेंस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतों को बैलेंस करना और प्रिकैरियस यानी कि यहाँ की जो बहुत ही अनस्टेबल अनिश्चित तरह की ज्योग्राफी है उसको बैलेंस करना इज़ बाउंड टू बी अ चैलेंजिंग एंटरप्राइज। और ये सब चीज़ें मिलकर एक बहुत ही चैलेंजिंग एक नज़रिया, एक काम बन जाता है। Going by recent history, it is unlikely that a disinterested scientific opinion will be palatable to every stakeholder in the Himalayan states। बोल रहे हैं कि अभी तक का जो recent history है उसको देखते हुए ये कहना बड़ा मुश्किल है, it is unlikely, बहुत ही अनिश्चित है ये चीज़ कहना कि दैट अ डिसइंटरेस्टेड यानी कि निष्पक्ष साइंटिफिक ओपिनियन जो है वो क्या होगा, वो अग्री कर पाएंगे किसी एक निष्पक्ष साइंटिफिक ओपिनियन के ऊपर टू एवरी स्टेक होल्डर। वो हर एक स्टेक होल्डर, हर एक जो इस चीज़ के ऊपर अपना नज़रिया बनाए हुए हैं उनको अग्रीएबल होगा। Following the devastating floods in Uttarakhand in 2013, the Supreme Court had appointed a committee of experts to evaluate the role of hydropower projects in states। अब इसी का क्या हुआ है, एक उदाहरण दे रहे हैं कि उत्तराखंड में 2013 में बहुत भयानक फ्लड्स आई थी, राइट। तो उसके कारण उसके बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई एक्सपर्ट्स की और बोला कि वहाँ पे जो ऑनगोइंग हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका क्या प्रभाव पड़ा है इन तबाही के ऊपर, ये जो फ्लड्स आई हैं इनके ऊपर, तो आप वो इवैल्यूएट करो। While the committee's reports did influence a reduction in the proposed hydro projects, बोल रहे हैं हालांकि जो कमेटी की रिपोर्ट्स हैं उसने ज़रूर जो proposed hydro प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कमी ला दी थी कि भाई अब इससे ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए, जो बने हैं चलो उनको चलने दो बट और मत बनाओ, वहाँ पे इस चीज़ की कमी हो गई। दे फेल्ड टू रिस्ट्रिक्ट रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स, लेकिन फिर भी वो सड़कों को चौड़ी करने के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या फिर माउंटेन साइड्स को कार्व करने के जो प्रोसेस चल रहे हैं उनको नहीं रोक पाए, ठीक है, इन वेज दैट वर डीम्ड अनसस्टेनेबल फॉर द टोपोग्राफी। और ये इन तरीकों से किए जा रहे थे जो कि अनसस्टेनेबल थी इस इकोलॉजी के लिए, ठीक है, ये जो रूप लैंडस्केप है इसके लिए वो अनसस्टेनेबल थी। द लेटेस्ट प्रपोजल बाय द सेंटर इज नॉट न्यू। अब जो लेटेस्ट प्रपोजल आया है सेंटर के द्वारा ये कोई नया प्रपोजल नहीं है। एज फार बैक एज 2020 इट हैड सर्कुलेटेड, बोल रहे हैं पहले 2020 में भी इसने सर्कुलेशन में आया था अमंग द 13 हिमालयन स्टेट्स, 13 हिमालयन स्टेट्स के बीच में। गाइडलाइंस टू असेस द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ देयर हिल स्टेशंस, और क्या था इसमें कि इसमें कुछ गाइडलाइंस जारी किए थे कि जिसके ज़रिए वो आइडेंटिफाई कर पाएँ कि उनके हिल स्टेशन की, पर्टिकुलर हिल स्टेशन की कितनी कैरिंग कैपेसिटी है, सिटीज़ एंड इको सेंसिटिव जोन्स इन सब की क्या कैरिंग कैपेसिटी है। The Environment Ministry had in May reminded all the states to undertake such a study and submit them as early as possible। अब फिर क्या हुआ कि Environment Ministry ने भी सभी states को क्या बोलते मई के महीने में ये दोबारा रिमाइंड कराया कि भाई आपको ये स्टडी कंडक्ट करानी चाहिए और जल्द से जल्द ये रिपोर्ट हमें सबमिट कराओ। The crisis of land subsidence experienced in जोशीमठ। अब लैंड सब्सिडेंस का मतलब क्या होता है कि जब आप ज़मीन से काफ़ी मात्रा में पानी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो ज़मीन क्या करना शुरू कर देती है, धंसना शुरू, क्योंकि वो ड्राई अप हो जाती है, वो धंसना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये क्राइसिस हमने देखा था जोशीमठ में, जहाँ पे बहुत सारे मकानों के बीच में बहुत बड़ी बड़ी दरारें चली गई, ज़मीन धंसने की बहुत ज़्यादा घटनाएं आ गई सामने। और कहाँ पे है जोशीमठ, उत्तराखंड में। इन जनवरी हैड ऑल्सो स्पार्क्ड अ डिबेट, और ये कब हुआ, जनवरी में हुआ, और इसने भी एक डिबेट पैदा कर दिया ऑन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी। किसके ऊपर डिबेट शुरू कर दिया, जो मतभेद चल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इकोलॉजी के बीच में किसको चुना जाए। क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम इकोलॉजी को डिसबैलेंस करें, या इकोलॉजिकल को सस्टेनेबल बनाने का मतलब ये है कि हमें डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे हम,
ठीक है, तो इसके बीच में जो डिबेट है उसको और ज़्यादा इसने हवा दे दी. बट इन अ मैटर ऑफ मंथ्स हिमाचल प्रदेश saw an unexpected deluge washing away roads and highways built on denuding mountains. बोल रहे हैं लेकिन केवल कुछ ही महीनों बाद की बात है जब क्या हुआ, जब हिमाचल प्रदेश में अनएक्सपेक्टेड जो ये बारिशें हुई, डिल्यूज मतलब बाढ़ वाली जो स्थिति हुई, इसने क्या किया, इसने वहाँ पे सड़कों को, हाईवेज को, हर चीज़ को बहा ले गई. ठीक है, और माउंटेन्स को इन चीज़ों से वंचित कर दिया, यानी कि ऐसा लगता ही नहीं कि वहाँ पे कभी सड़क बनी भी थी या हाईवे भी था, ऐसे साफ कर दिया. More committees and reports will not change the reality that infrastructure development in the hills cannot be executed as in the plains. उन्हें अब ज़्यादा कमिटीज बनाने के से या फिर उनसे ज़्यादा रिपोर्ट्स लेने से कि ये कमेटी बनाओ, ये रिपोर्ट सबमिट करो, वो कमेटी बनाओ, ये रिपोर्ट सबमिट करो, इससे कुछ रियलिटी जो है, ज़मीनी हकीकत जो है वो चेंज नहीं होने वाली. ज़मीनी हकीकत यही है कि हिली एरियाज़ में, माउंटेनियर एरियाज़ में आप प्लेन्स की तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर सकते. मुंबई में मल्टी स्टोरी मेगा स्टोरी बिल्डिंग्स खड़ी हैं, क्या वो मल्टी स्टोरी मेगा स्टोरी बिल्डिंग्स हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, लेह लद्दाख इन इलाकों में बना सकते हैं? नहीं ना बना सकते. सोचना भी इम्पॉसिबल लगता है कि 7-8 फ्लोर बिल्डिंग्स वहाँ पे खड़ी होंगी. पहले ही माउंटेनियर इलाका है, पूरा माउंटेन से घिरा हुआ है, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक प्रोन इलाका है, वहाँ पे अब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के और जान को जोखिम में डाल रहे हैं. ठीक है, तो प्लेन्स के इलाके, प्लेन्स का तरह का वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो सकता. Either states must bear the higher cost that comes from building more sustainably and minimizing the risk to denizen. बोल रहे हैं कि या तो स्टेट्स को क्या करना चाहिए, वहन करना चाहिए कि भाई जो वहाँ पे लोगों को रहने के लिए जो घर बनाने हैं या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है वो सस्टेनेबल तरीके से हो, जिससे क्या हो, वहाँ पे जो रहने वाले बाशिंदे हैं उनको रिस्क जो है वो, डेनिजन मतलब वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, निवासी हैं, उनको कम से कम रिस्क हो. और डेजिग्नेट रीजन्स एज नो गो जोन्स, या फिर वो ऐसे रीजन्स निर्धारित करे जहाँ पे जाके रहना अलाउड नहीं है. अब आपको पता है हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी आर्टिकल 17 लगा हुआ है, 17A लगा हुआ है, जिसके तहत वहाँ पे बाहर के लोगों को, यानी कि हिमाचल से बाहर के लोगों को ज़मीन लेना अलाउड नहीं है. उसके कई सारे कारणों में से ये भी एक मुख्य कारण है कि हिमाचल जो है वो एक हिली एरिया है और वहाँ पे अगर इस तरीके के बाहर के लोग आएंगे तो उनको नहीं पता है कि वहाँ की टोपोग्राफी क्या है. वो अपना डेवलपमेंट पर्पस से वहाँ पे कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना चाहेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे इस तरीके की अप्रिय घटनाएं और ज़्यादा बढ़ सकती हैं. लैंडस्लाइड्स होना, बारिशों में ज़्यादा पानी आना, फिर उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान होना, फिर ये बहुत कॉमन चीज़ हो जाएगी वहाँ पे. इसलिए भी मतलब ऐसे तो बहुत सारे रीज़न हैं, ये भी रीज़न है कि जिस टाइम बनाया गया था वहाँ पे वो गरीब स्टेट था, वो नहीं चाहते थे कि बाहर के लोग आके ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हथिया ले, इसलिए वो बनाया गया था, स्पेशल प्रोविजन इसलिए लाया गया था. बट ये भी एक मुख्य रीज़न था कि उसकी टोपोग्राफी अलग है. ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे टोपोग्राफिक डिफरेंस होने की वजह से बाहर के लोगों को अलाउ नहीं है, बिकॉज वो एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर सकते. द लेटर हैज़ फॉर डेकेड्स प्रोवाइडेड फर्टाइल ग्राउंड फॉर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म. बोल रहे हैं अब जो दूसरी चीज़ है कि हम डेजिग्नेटेड रीजन्स बना दें जहाँ पे नो गो जोन्स हो, यानी कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते. इसने क्या किया है, दशकों तक बहुत ही उपजाऊ भूमि बनाई है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के लिए, यानी कि पॉलिटिकल गलियारों में इस चीज़ को एज एन अपॉर्चुनिटी देखा जाता है. एज अनइक्विवोकल साइंटिफिक एविडेंस concludes the option to kick the proverbial can down the road no longer exists. बोल रहे हैं कि जैसा कि स्पष्ट साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास मौजूद है, उनसे निष्कर्ष निकलता है कि ये जो ऑप्शन है मुश्किल निर्णय या कार्रवाई को टालने का, डाउन द रोड नो, अब ये हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा है कि हम इसको टाल सकें. ठीक है, अब हमें ये मुश्किल फैसला लेना ही पड़ेगा. तो ये था हमारा पैसेज. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. व्हाट डज द कंसेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी प्राइमरीली रेफर टू?
कंसेप्ट मतलब जो कैरिंग कैपेसिटी का कंसेप्ट है ये क्या है मुख्य तौर पे? तो कैरिंग कैपेसिटी मतलब यही है कि एक पर्टिकुलर कोई स्पीशीज जो है वो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कितना अच्छे से सस्टेन कर सकती है, यानी कि कितनी क्वांटिटी, 100 लोग कर सकते हैं, 200 लोग कर सकते हैं। अब एक मकान है उसके अंदर 1000 लोग आप उनको ठहरा सकते हैं या फिर लाखों को ठहरा सकते हैं, ये जांच जो है उसको बोल देते हैं कैरिंग कैपेसिटी। So the ability to support of hills to support infrastructure development incorrect. The quantity of a species that can sustainably live in a particular ecosystem, option B is correct. How did the committee of experts appointed by the Supreme Court after the Uttarakhand floods in 2013 impact infrastructural projects in the region? बोल रहे हैं जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी उत्तराखंड में फ्लड्स के बाद में 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसका वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्या असर पड़ा? तो भाई उन्होंने नए जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स थे उनके लिए मना कर दी, यानी कि उनमें कमी आई है। दे इमीडिएटली हॉल्टेड ऑल रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स, ये गलत है। बोल रहे हैं कि उन्होंने केवल उत्तराखंड में, देखो हमने पढ़ा कि उन्होंने केवल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है उसमें कमी लाई थी, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स को रोक नहीं पाए थे। ठीक है, their report led to a significant increase in hydro power projects, incorrect. They successfully restricted the carving up of mountains, incorrect. Their reports influence a reduction in the proposed hydro projects, option D is correct. कि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स दिए गए थे उसमें कमी आई थी। Based on the passage, what can be inferred about the response of Himalayan states to the center's proposal in 2020? They swiftly implemented the guidelines provided by the center. They actively rejected the proposal due to infeasibility. They have been slow in conducting and submitting necessary studies. They promptly submitted detailed assessment for all their hill stations and eco-sensitive zones. तो ऑप्शन सी कि वो स्लो थे कंडक्ट करने में, जो भी उनको काम बोला गया था उसको करने में और रिपोर्ट सबमिट करने में बहुत स्लो थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिमालयन रीजन्स? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिमालयन रीजन इज लेस ससेप्टेबल टू एनवायरमेंटल हैजार्ड्स दैन इन प्लेन्स, ऐसा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर development in Himalayan region and the plains can follow identical models, ऐसा भी incorrect है। Infrastructure in hills require higher cost of sustainable development compared to the plains, option C is correct. Which of the following statements are correct based on the given passage? The center had given guidelines to assess the carrying capacity of hill stations for the first time. पहली दफ़ा तो नहीं हुआ 2023 में, नहीं, गलत हो गया। There was a crisis of land subsidence in Joshimath, Uttarakhand in January. Option B correct है। Infrastructure development in the hills is exactly the same as in the plains, ये भी incorrect है। The option to postpone addressing the issue indefinitely is still viable according to scientists, ये incorrect हो जाता है, क्योंकि अब हमारे पास ये ऑप्शन तो रह ही नहीं गया ना कि हम टाल सकें इस इशू को, यानी कि केवल ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओनली बी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मेन थीम क्या है पैसेज की? हिस्ट्री ऑफ हिमालयन रीजन, इनकरेक्ट। प्रोज एंड कॉज ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इनकरेक्ट। The carrying capacity of Himalayan region and the challenges of infrastructure development in hill terrain, option C is correct. I just went to Bali on a backpacking trip and did everything by air without any itinerary. itinerary का मतलब होता है रोड मैप या फिर गाइडलाइन। तो मैं बाली के ट्रिप पर गया, बैग पैकिंग ट्रिप मतलब पीठ में बस एक बैग, हल्का सा बैग लेकर मैं वहाँ के बाली के ट्रिप के लिए चला गया और मैंने सब कुछ बाय इम्प्रोवाइजेशन, बाय द ईयर मतलब इम्प्रोवाइज करके किया, जैसे जैसे स्थिति आती गई वैसे वैसे किया। मैं कोई रोड मैप लेकर नहीं गया था, कोई वहाँ का मैप या कोई रोड मैप लेकर नहीं गया था। विमो यहाँ पे ऑप्शन बी बाय इम्प्रोवाइजेशन इज करेक्ट। अपोजिट बताना है हमें जुबिलेंट का। तो जुबिलेंट मतलब होता है बड़ा ही खुशी का पल, प्राउड मोमेंट, ठीक है, खुशी का पल। प्राउड इसका सिनोनिम है थॉटफुल, मतलब बड़ा ही अच्छा, आपने सोच विचार करके, आपका अच्छा एक सोच विचारा हुआ, अच्छे से सोच विचार करके आपने कुछ फैसला लिया है। गे मतलब हैप्पी, चेयरफुल, जॉयस। और मेलैंकोलिक मतलब होता है कि उदासीन, सैड। सो ऑप्शन डी उदासीन, सैड इज करेक्ट।
चेंजिंग सीक्रेट एंड कोडेड मैसेजेस इन अ रीडेबल फॉर्म। अब अगर आपके पास कोई कोडेड फॉर्म में मैसेज है, बाइनरी लैंग्वेज में हमारे सारे अल्फ़ाबेट्स चलते हैं ना 0101 की फॉर्म में, तो उसको अगर हमने ABC फॉर्म में लिखा है तो यानी कि हमने क्या किया है, इस बाइनरी को हमने डिकोड करा है। क्या करा है? डिकोड करा है। रीडेबल फॉर्मेट में लेकर आना मतलब डिकोड करना। ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिकोडिंग। Successful people often have a role model who inspired them to greatness। बोल रहे हैं जो व्यक्ति सक्सेसफुल होते हैं उनका अक्सर कोई ना कोई रोल मॉडल रहता है, यानी कि इंस्पिरेशन रहता है जिसके थ्रू वो इंस्पायर होते हैं और ग्रेटनेस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब इनकरेक्टली जो स्पेल्ड वर्ड है वो बताना है हमने, या जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है वो बताना है। देखो ग्रेटनेस की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ठीक है। क्या होते हैं ग्रेटनेस की स्पेलिंग? यहाँ पे देखो ग्रेटनेस की स्पेलिंग क्या दिए हुए हैं, सक्सेसफुल। सक्सेसफुल की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। इंस्पायर्ड की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। मॉडल की स्पेलिंग करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आफ्टर लूजिंग द लीड द सेकेंड रनर वॉज क्लोज ऑन द हील्स ऑफ द फर्स्ट वन। क्लोज ऑन द हील्स मतलब उसके बहुत करीब था, उसके एकदम पीछे पीछे था। तो बोल रहे हैं जब उसको लीड जो उसने बढ़त हासिल करी थी, वो बढ़त गंवाने के बाद जो सेकंड रनर था वो फर्स्ट जो विनर था उसके बहुत ही करीब था, यानी कि बहुत कम फासला था दोनों के बीच में। तो ऑप्शन ए राइट बिहाइंड इज करेक्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, पॉलिटिकल लीडर्स एंड पॉलिसी मेकर्स द वर्ल्ड ओवर। बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स, पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, कैसे खींच रही है? फॉर इंस्टेंस AI टूल्स। अब देखो AI का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी टर्म का इस्तेमाल किया गया, यानी कि P हमारा पॉसिबिलिटी है फर्स्ट स्टेटमेंट होने की, Q हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात तो इसमें उदाहरण की बात की गई है कि उदाहरण के तौर पे, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। तो अगर कहीं पे Q हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है तो उसको हटा दो, है भी नहीं Q फर्स्ट स्टेटमेंट तो हटा दो इसको। ठीक है, बोल रहे हैं उदाहरण के तौर पे AI टूल्स कैन असिस्ट पार्लियामेंटेरियंस इन प्रिपेयरिंग रिस्पॉन्सेस फॉर लेजिस्लेटर्स। बोल रहे हैं क्या किया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स की मदद से पार्लियामेंटेरियंस जो है वो अपने लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सेस के जवाब तैयार कर सकते हैं। एनहांसिंग रिसर्च क्वालिटी, अपनी रिसर्च क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनी बिल, किसी बिल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। प्रिपेयरिंग ब्रीफ्स, अपने जो आंसर्स हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन पर्टिकुलर हाउस रूल्स, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, अमेंडमेंट्स, इंटरवेंशंस एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों के ऊपर उनको AI की मदद मिल सकती है। Most mature democracies are now using AI tools for better pieces of legislation and parliamentary procedures। बोल रहे ज़्यादातर जो विकसित या अच्छी डेमोक्रेसीज हैं, मेच्योर हैं, वो AI का इस्तेमाल कर रहे हैं बेटर पीस ऑफ लेजिस्लेशन और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स का। ठीक है, तो यानी कि इसी का उदाहरण के तौर पे वो बताया गया होगा P पॉइंट, राइट, कि जहाँ पे R में बात करें Q पॉइंट, जहाँ पे R पे बात करेगी कि ज़्यादातर डेमोक्रेसीज जो अच्छी डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं वो AI का इस्तेमाल कर रही हैं। तो फिर आगे बताया गया कि वो उदाहरण के तौर पे वो किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रही है, Q में बताया गया, यानी कि R को कंप्लीट करता है Q स्टेटमेंट, या R का आगे प्रोसेसर है Q स्टेटमेंट। They can also empower legislators to make informed decisions by having access to insights into citizen grievances, media opinions and voices of citizen-centric association। और ये लेजिस्लेटर्स की मदद कर सकते हैं कि उनको अपने डिसीजंस लेने के लिए सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उनके पास जानकारी हो सिटीजन ग्रीवेंसेस की, लोगों की क्या शिकायतें हैं, क्या उनकी समस्याएं, उनकी जानकारी हो, मीडिया ओपिनियंस उनके लिए मैटर करते हैं तो उनकी जानकारी हो, और सिटीजन सेंट्रिक एसोसिएशंस की क्या मत है उसकी जानकारी से भी उनको फ़ायदा मिल सकता है। तो यानी कि ये हमारा लास्ट स्टेटमेंट एज अ कंक्लूजन होगा कि हम इसमें किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका लेजिस्लेटर्स को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो यानी कि P स्टेटमेंट हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन किया गया, फर्स्ट है। फिर उसके बाद आता है हमारा R स्टेटमेंट की ज़्यादातर अच्छी डेवलप्ड डेमोक्रेसीज का कैसे इस्तेमाल कर रही हैं।
फिर उसी का आर का ही कंटिन्यू करते हुए उदाहरण देते हुए बताता है कि किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और फर्दर उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एस स्टेटमेंट आता है जो बोलता है कि इससे लेजिस्लेटर्स को भी फायदा होगा। तो पी आर क्यू एस, ये हमारा अरेंजमेंट बन रहा है, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Delhi was subjected to second phase of odd even rule in May 2016. A BJP MP from Assam trotted on horseback to the parliament. जब बोल रहे हैं दिल्ली में ऑड इवन वाला सिस्टम का सेकेंड फेज चालू था, तब क्या हुआ उस दौर में, 2016 मई की बात है, उस दौर में बीजेपी के एक एमपी जो कि असम से आते थे, उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट के सेशन के लिए वो घोड़े की पीठ पर सवार होके पहुंचे। ठीक है, आरपी शर्मा मैनेज टू टर्न अ फ्यू हेड्स बाय द वे ऑफ हिज यूनिक प्रोटेस्ट। जो आरपी शर्मा व्यक्ति हैं, उन्होंने कुछ लोगों का ध्यान तो अपनी तरफ आकर्षित कर ही लिया अपने इस अनूठे प्रोटेस्ट के तरीके से। दिल्ली हैज़ बीन श्राउडेड बाय स्मॉग वंस अगेन। अब दिल्ली में फिर से स्मॉग की समस्या से जूझ रहा है, फिर से वहाँ पे स्मॉग की समस्या देखने मिल रही है। एक्सपर्ट्स एंड लेमन अलाइक आर स्काउटिंग फॉर अ सोल्यूशन। और चाहे एक्सपर्ट्स हो चाहे आम जनता हो, हर कोई इस वक्त सोल्यूशन की तलाश में घूम रहा है। दो द पॉइंट वॉज मेंट टू बी टेकन एज एन ऑपोजिशन टू द ट्रैफिक पॉलिसी। बोल रहे हैं हालांकि उनका ये जो घोड़े की पीठ पर सवार होके जाने वाला जो एक था, वो एक प्रोटेस्ट का जरिया था ट्रैफिक पॉलिसी के अगेंस्ट। ही सेट मी थिंकिंग बाय डिस्प्लेइंग अ प्ले कार्ड सेइंग पोल्यूशन फ्री व्हीकल। लेकिन फिर भी उन्होंने उसके ऊपर एक प्ले कार्ड लगाया हुआ था पोल्यूशन फ्री व्हीकल, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आ गई कि दिल्ली में क्या समस्या है, वहाँ पे समस्या इस वक्त चल रही है किस चीज़ की, स्मॉग की समस्या चल रही है, उससे जूझ रहा है दिल्ली। तो ये बात जहाँ पे हुई वहीं पे हमें पता चल गया कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम, स्मॉग की समस्या का जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। फिर उन्होंने बताया कि 2016 में इसके सोल्यूशन के तौर पे ऑड इवन का सिस्टम लाए थे वो लोग, जिसके प्रोटेस्ट में दिल्ली के एक बीजेपी के एक एमपी जो थे, उन्होंने क्या किया, घोड़े की पीठ पे सवार होकर वो वहाँ पे पहुँचे, संसद में पहुँचे। फिर बोल रहे हैं कि इसका पर्पस तो यही था कि वो अपना नाराज़गी, अपना ऑपोजिशन जाहिर करना चाहते थे इस बात को लेकर कि भाई ये इस तरीका सही नहीं है ऑड इवन वाला, इससे बेटर तो यही है कि घोड़े के ऊपर सवार होकर चल पड़ो, उससे पोल्यूशन भी नहीं होगा, है ना। फिर उन्होंने बोला कि आरपी शर्मा का जो ये तरीका था उससे क्या हुआ, उससे कुछ लोगों का ध्यान उनकी तरफ ज़रूर आ गया, केंद्रित हो गया। ठीक है, ये उन्होंने बोला, ये हो गया थर्ड पॉइंट। और फिर फोर्थ पॉइंट हो गया जहाँ पे उन्होंने बोला कि उनका इस अनूठे तरीके से ये उनका तरीका था ऑपोजिशन जाहिर करने का, अपना विरोध जाहिर करने का जो करंट पॉलिसी है उसके लिए, क्यों, और लेकिन उन्होंने जो ऊपर एक प्ले कार्ड रखा हुआ था पोल्यूशन फ्री व्हीकल, उसने मुझे सोचने पर कुछ मजबूर कर दिया। ठीक है, शायद वो ये सोच रहे होंगे कि घोड़े अगर चलाने लग जाए तो सारी समस्या का समाधान ही मिल जाएगा हमें, है ना, कोई समस्या ही नहीं होगी। तो शायद वो ये सोच रहे होंगे। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है आर पी क्यू एस, आर पी क्यू एस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इट वॉज द लेट इवनिंग ऑफ माई अर्ली रिसर्च स्कॉलर लाइफ। बोल रहे हैं एक अपनी अर्ली शुरुआती दिन, जब मैं रिसर्च स्कॉलर जिंदगी की अपनी शुरुआती दिनों में था, तब एक दिन लेट इवनिंग की बात है। माई मदर कॉल्ड मी इंक्वायरिंग अबाउट द डे एंड वॉन्ट दैट इफ आई स्किप्ड लंच अगेन शी वोंट टॉक टू मी। मेरी माँ का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मेरा दिन कैसा गया इसके बारे में पूछा, और मुझे चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर दोबारा मैंने अपना कभी खाना लंच स्किप करा तो वो मुझसे बात नहीं करेंगी। मदर्स एंड मस्किटोज नेवर स्टॉप बगिंग। बोल रहे हैं माँ और मस्किटो वो कभी भी आपको शांति से, मतलब आपको पीछा नहीं छोड़ सकते, वो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं से घुस ही जाएंगे। पैकिंग माई चार्जर एंड एयरफोन्स आई वॉज अबाउट टू लीव द कैबिन। बोल रहे अपना चार्जर और एयरफोन सब पैक करके मैं बस अपना केबिन छोड़ के जाने ही वाला था। आफ्टर मेलिंग माई सुपीरियर अबाउट माई कंप्लीशन ऑफ टास्क आई वॉज डिसमिस्ड फॉर द डे। बोल रहे हैं जब मैंने अपने सुपीरियर को अपने सारे कंप्लीशन ऑफ टास्क के बारे में लिस्ट भेज दी, मेल कर दी, तो उसके बाद मैं बस डिसमिस कर दिया गया था कि हाँ ठीक है आज के दिन की आपकी छुट्टी होगी और आप घर जाओ। और फिर उसके बाद में मैं क्या कर रहा था, आपको घर जाने की परमिशन मिल गई तो आप क्या करेंगे, अपना सामान बांधेंगे, राइट। तो
स्टार्ट हुआ स्टेटमेंट जब उनने बोला कि अपने रिसर्च के दिनों की एक इवनिंग की वो बात बता रहे हैं, घटना बता रहे हैं, जब उनने अपने सुपीरियर को मेल कर दिया और वो उनको घर जाने की परमिशन मिल गई कि अब तुम घर जा सकते हो। तो उसके बाद क्या था कि वो क्या कर रहे थे, अपना सामान वगैरह पैक कर रहे थे, और उसी बीच में क्या हुआ कि उनकी माँ का कॉल आया और उनने उनसे उनके दिन के बारे में पूछा और फिर बोला कि अगर तुमने दोबारा खाना कभी छोड़ा, लंच छोड़ा, स्किप करा, तो वो तुमसे कभी बात नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ स्टेटमेंट। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, PSRQ, option B is correct. In the 2 mornings before the train reached Delhi, I used to buy the Hindu from newspaper vendors and devour it fully. बोल रहे हैं जब ट्रेन दिल्ली पहुंचती थी उससे 2 सुबह पहले मैं द हिंदू न्यूज़पेपर वेंडर से खरीदता था और क्या करता था, उसको पूरा एक वर्ड उसका एक्सप्लोर करता था, पूरा पेपर पढ़ता था। In 2000, as a student in Delhi, I had to undertake 3-day journeys on Kerala Express traveling between home and university. बोल रहे हैं जब 2000 के दौरान में दिल्ली में मैं एक स्टूडेंट था, तब मुझे 3 दिन का रास्ता सफ़र तय करना पड़ता था केरला एक्सप्रेस में अपने घर से यूनिवर्सिटी के बीच में। I used to carry books to while away time. बोल रहे मैं समय काटने के लिए, टाइम पास करने के लिए कई सारी बुक्स भी लेकर जाता था। The train trip used to be so monotonous that time seemed to stand still. बोल रहे ट्रेन का जो सफ़र होता था वो इतना बोरिंग, इतना मोनोटनस लगता था कि उसमें समय का ऐसा लगता था कि रुक गया है, थम गया है, समय काटना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है वो अपने कॉलेज डेज को याद करते हुए उस दौरान की कुछ बात बता रहे हैं। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया क्यू स्टेटमेंट कि जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था दिल्ली में, तब मैं 3 दिन का सफ़र करके अपने घर पहुँचता था। अगर छुट्टियाँ होती थी तो मुझे घर जाने के लिए 3 दिन लगते थे और घर से वापस आने के लिए 3 दिन लगते थे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर क्या होता था कि मैं वहाँ पे अब जो ट्रेन ट्रिप था वो इतना मतलब बोरिंग होता था कि मुझे वक्त काटना बड़ा मुश्किल हो जाता था। ठीक है, तो इसलिए वक्त काटने के लिए मैं अपने साथ बुक्स कैरी करता था और लास्ट के जो 2 दिन होते थे, लास्ट की जो 2 सुबहें होती थी, उसमें मैं क्या करता था, कई बार द हिंदू न्यूज़पेपर खरीद के पढ़ा करता था। ठीक है, तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, QSRP हमारा अरेंजमेंट बन रहा है। यहाँ पे QSPR है, यहाँ पे QSRP, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द कंपनीज ट्रेंट XWB-84 इंजन्स विल पावर द एयरबस A350-900। बोल रहे हैं इस कंपनी के जो ट्रेंट XWB-84 इंजन्स हैं वो एयरबस A350-900 को पावर देगा, यानी कि उसमें ये लगाया जाएगा। इन February 2023 टाटा ग्रुप्स एयर इंडिया प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 840 एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग 40 A350-900 एंड 1000 एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयरबस। बोल रहे हैं फरवरी 2023 में क्या हुआ, टाटा ग्रुप का ने एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया, हमें पता है ना ये चीज़। तो उनने क्या किया, 840 विमान खरीदने का ऑर्डर दिया एयरबस से। ठीक है, कि एयरबस से वो 840 विमान खरीदेंगे जिसमें कि 40 A350-900 और A350-1000 एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। इन एन इंटरव्यू, फिर अपने एक इंटरव्यू में इंडिया एंड साउथ एशिया प्रेसिडेंट किशोर जयराम गिव्स मोर डिटेल। अपने एक इंटरव्यू में जो इंडिया और साउथ एशिया के प्रेसिडेंट है किशोर जयराम, उनने इसकी और डिटेल्स बताई। विद दिस रोल्स रॉयस बैग्स bagged its biggest ever order for Trent XWB-97 engine which will power A350-1000 aircraft। बोल रहे हैं और इसी के साथ में रोल्स रॉयस ने अपना सबसे बड़ा अब तक का ऑर्डर जो है वो हासिल किया है ट्रेंट इंजन का, XWB-97 ट्रेंट इंजन का, जो कि क्या करेंगे, A350-1000 एयरक्राफ्ट को पावर देंगे, उसमें लगाए जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला तो स्टेटमेंट आ जाएगा क्यू पॉइंट, जहाँ पे पूरी चीज़ की इस पैराग्राफ की शुरुआत हुई है कि टाटा ग्रुप ने एक ऑर्डर दिया है एयरबस को 840 एयरक्राफ्ट खरीदने का। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर इसके ऊपर बोल रहे हैं कि इसी के साथ में रोल्स रॉयस ने भी अपना सबसे बड़ा करियर का बिगेस्ट ट्रेंट इंजन का ऑर्डर हासिल करा है, जिसमें उनको
अपने जो ट्रेंट इंजन है वो A350 1000 एयरक्राफ्ट में लगाए जाएंगे, तो उसके लिए उनको ऑर्डर मिला है। ये हो गया सेकेंड। फिर इसी कंपनी का द कंपनीज ट्रेंट, अब ट्रेंट से पता चल गया कि उसी कंपनी की बात की जा रही है, तो इसी कंपनी के ट्रेंट XWB-84 इंजन भी हमारे A350 900 में लगाए जाएंगे। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फिर बोल रहे हैं कि अपने इंटरव्यू में रोल्स रॉयस के जो प्रेसिडेंट हैं किशोर जयरामन, उन्होंने अपने इंटरव्यू में इसकी और ज़्यादा डिटेल्स दी हैं, शेयर करी हैं। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। यानी कि हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, QSPR, ऑप्शन ए इज करेक्ट। The scientific community is now confident that the material known as LK99 is not a room temperature and ambient pressure superconductor. बोल रहे हैं कि जो साइंटिस्ट हैं वो अब इस बात में बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, श्योर है कि जो मटेरियल LK99 है वो रूम टेम्परेचर पे और एम्बियंट प्रेशर पे यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सुपर कंडक्टर की तरह काम नहीं करता। ब्रिंगिंग टू अ स्विफ्ट क्लोज एंड एक्साइटिंग एपिसोड लॉन्च बाय ग्रुप ऑफ साउथ कोरियन रिसर्चर्स। और बोल रहे हैं ये बहस जो है क्यों छिड़ी थी, क्योंकि कुछ साउथ कोरियन रिसर्चर्स ने इसके ऊपर मतलब टिप्पणियां करी थी, उन्होंने ये बहस शुरुआत करी थी। देयर हैज बीन नो फॉर्मल कंक्लूजन टू मैच द फॉर्मल अनाउंसमेंट दैट दिस मटेरियल कुड ट्रांसपोर्ट एन इलेक्ट्रिक करंट विद नो रेजिस्टेंस इन डैश कंडीशंस। बोल रहे हैं कि अब इसके ऊपर हमारे पास कोई भी फॉर्मल कंक्लूजन यानी कि कोई भी ऑफिशियल डेटा मौजूद नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि जो पहले अनाउंसमेंट किया गया था कि ये जो मटेरियल है LK99 ये शायद नॉर्मल कंडीशंस में या आइडियल कंडीशंस में बिना किसी रेजिस्टेंस के, जीरो रेजिस्टेंस के इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अब जीरो रेजिस्टेंस मतलब फिर कोई भी चीज़ गर्म नहीं होगी, हीट नहीं होगी इलेक्ट्रिक करंट पास करने से, यानी कि बर्नआउट के चांसेस कम हो जाएंगे। But the South Koreans and the independent scientists who worked to verify the claim published their findings as preprint papers that were free to read. बोल रहे हैं लेकिन साउथ कोरियन और कुछ इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करी है और उन्हें वेरीफाई करा है इन क्लेम्स को, जो कि पब्लिश्ड है एक प्री प्रिंट पेपर्स में भी, जो कि सब लोग पढ़ सकते हैं, सबके लिए फ्री टू रीड अवेलेबल है। LK99's dash simple composition and availability of instructions to synthesize it prompted scientists outside academia to test the material as well. तो बोल रहे हैं क्योंकि LK99 का कॉम्पोजिशन बहुत ही सिंपल है, उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसको कैसे सिंथेसाइज करना है वो भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इस वजह से कई सारे साइंटिस्ट जो इस फील्ड में अभी एकेडमिक्स में इतना नहीं कर रहे हैं या एकेडमिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो साइंटिस्ट भी, उनके पास भी अपॉर्चुनिटी रही कि वो इसको मटेरियल को टेस्ट कर सके। द पेस ऑफ डेवलपमेंट्स वाज डैश बट देयर वाज सून हाइप एंड मिस इन्फॉर्मेशन। बोल रहे हैं अब जो डेवलपमेंट का पेस था, तेजी थी, गति थी, वो काफ़ी हो सकता है स्लो हो या तेज हो, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी इसके बारे में हाइप और मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई। While some reports indicated that South Korean group had submitted manuscripts explaining their claim to a journal, बोल रहे हैं कि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि साउथ कोरियन जो साइंटिस्ट हैं या ग्रुप है जिन्होंने इसके ऊपर अपनी रिसर्च करी है, उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि हैंड रिटन स्क्रिप्ट जो है वो जमा कराई है और उसके एक जर्नल के अंदर जिसमें वो अपने सारे तथ्य एक्सप्लेन कर रहे हैं। कंसर्न्स दैट द प्री प्रिंट पेपर्स वर नॉट वर्थ रिएक्टिंग टू अंटिल द जर्नल हैड रिस्पॉन्डेड मिस्ड द पॉइंट। बोल रहे हैं कि और ये भी चिंता है कि भाई ये जो प्री प्रिंट पेपर्स का जिक्र किया जा रहा है वो इतने महत्व नहीं रखते जब तक कि जर्नल में इसके ऊपर जिक्र ना किया जाए। अगर जर्नल में ये चीज़ बोल दी गई तो वो ज़्यादा महत्व रखते हैं। एफर्ट्स टू वैलिडेट द क्लेम कॉन्स्टिट्यूटेड a better, more organic peer review process together with the attempts of scientists across the world to replicate the claim in their laboratories. बोल रहे हैं तो एफर्ट्स दुनिया भर में एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि इन क्लेम्स को वैलिडेट किया जा सके, ठीक है, जिसके तहत हम ज़्यादा ऑर्गेनिक पीयर रिव्यू जर्नल्स में इनको पब्लिश कर पाए, ठीक है। और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट जो हैं इन क्लेम्स को रेप्लिकेट करने की, अपनी अपनी लेबॉर्ट्रीज में रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं।
It soon became clear that there were no reasons why the material was no superconductor. बोल रहे हैं कि जल्दी ये बात साफ होगी कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि ये जो मटेरियल है सुपर कंडक्टर नहीं हो सकता. फर्स्ट, एज कन्वेंशनल सुपर कंडक्टर्स इनसाइड अ वीक मैग्नेटिक फील्ड डैश कूल टू इंड्यूस अ सुपर कंडक्टिंग स्टेट. बोल रहे हैं क्योंकि सबसे पहला तो ये है कि कन्वेंशनल जो हमारे अभी तक चले आ रहे सुपर कंडक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक वीक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कूल्ड होते हैं, इंड्यूस्ड अ सुपर कंडक्टिंग, और इस वजह से वो एक सुपर कंडक्टिंग स्टेट इंड्यूस करते हैं. दे एक्सपेल द फील्ड फ्रॉम देयर बल्क एट एंड अंडर द ट्रांजिशन टेम्परेचर. बोल वो क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं उस फील्ड को. अब किस दौरान में, फ्रॉम देयर बल्क, अपने से अलग कर देते हैं, एंड अंडर द ट्रांजिशन टेम्परेचर, और ट्रांजिशन टेम्परेचर के दौरान में. कोई फॉर्मल कंक्लूजन नहीं है इस स्टेटमेंट को मैच करने के लिए कि क्या है स्टेटमेंट, कि भाई जो मटेरियल है वो सुपर कंडक्टर की तरह वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने दे सकता है विदाउट एनी रेजिस्टेंस डैश इन डैश कंडीशंस, इनकंसिस्टेंट यानी कि लगातार बनी हुई, एम्बिएंट मतलब सराउंडिंग कंडीशंस, सामान्य कंडीशंस, या फिर डिसेंट मतलब कि असहमति, और आर्ग्यूमेंट मतलब बहस. तो यहाँ पे एम्बिएंट कंडीशंस की बात की जा रही है, जो नॉर्मल बेसिक कंडीशंस है उनकी बात की जा रही है. LK99 डैश सिंपल कॉम्पोजिशन एंड अवेलेबिलिटी. सीमिंगली सिंपल यानी कि देखने में जो सिंपल है वो कॉम्पोजिशन, एक्सीडिंगली मतलब बहुत बड़े पैमाने पे, डिसअपॉइंटिंगली मतलब निराशाजनक तरीके से, और साइमल्टेनियसली मतलब एक के साथ दूसरा हो रहा है जिस समय पे उस समय पे. सो यहाँ पे ऑप्शन ए सीमिंगली, देखने में बहुत सिंपल कॉम्पोजिशन है इसकी, हो सकता है ये भी एक कारण हो. ठीक है. द पेस ऑफ डेवलपमेंट्स वॉज स्विंग, एक्सिलरेटिंग, अंडरस्टेटिंग, अंडरटेकिंग. तो अब डेवलपमेंट की जो फेस है वो बहुत ज़्यादा एक्सिलरेटिंग थी यानी कि रोमांचक करने वाली थी और एक्साइटिंग थी. ठीक है. बट देयर वॉज सून हाइप, एंड पहले तो एक्साइटिंग थी बट फिर बाद में क्या हुआ कि उसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन, हाइप बना दिया गया. ऑप्शन बी इज करेक्ट. First, as conventional superconductors inside a weak magnetic field dash cooled. तो क्या आएगा, कन्वेंशनल सुपरकंडक्टर्स, एस की बात की जा रही है, प्लूरल है. ठीक है. तो प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा. सो क्या आएगा, वर कूल टू इंड्यूस अ सुपरकंडक्टर. ठीक है. या फिर वॉज, या फिर इज, या फिर आर. तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी आर, क्योंकि स्टेटमेंट अभी प्रेजेंट की चल रही है. ठीक है. बट प्लूरल है तो इज और आर दोनों प्रेजेंट सिनेरियो को रिप्रेजेंट करते हैं, बट प्लूरल किसको, आर ही प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है, इज सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. इस सेशन की PDF और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. इसके अलावा अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.